होगी। कर दो शुरू। करो। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं शिव सर आज से शुरू कर रहा हूँ भारतीय इतिहास और सबसे पहला टॉपिक अपना है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता और तीसरा नाम है नगरीय सभ्यता। और एक नाम हो रहा दोस्तों इसका कांस्य युगीन सभ्यता। तो पहले थोड़ा सा नाम पे चर्चा करते हैं। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, नगरीय सभ्यता क्यों रखा गया, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों रखा गया। तो देखिए लगभग आज से 5000 साल पहले अपने जैसे लोग थे जिनका निवास स्थान एक्चुअल में सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, सहायक नदियां कौन कौन सी, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और लास्ट सरस्वती। सरस्वती भी विलुप्त हो चुकी है, इसकी जगह वर्तमान में घग्गर नदी। तो 5000 साल पहले अपने जैसे जो लोग थे उनका जो एक्चुअल में निवास स्थान था वो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां था उनके आसपास था। इसी कारण इस सभ्यता का जो नाम था, जो तत्कालीन इस सभ्यता के उत्खननकर्ता थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम रखा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले चर्चा होगी अपने सिंधु घाटी सभ्यता नाम के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे होने के कारण जॉन मार्शल ने सभ्यता का नाम क्या रखा, सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड, हड़प्पा क्यों पड़ा, तो देखिए 1921 के अंदर इस सभ्यता के अंदर जो पहला स्थल खोजा गया, पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि ये भारत की पहली सभ्यता थी जिसके अंदर एक्चुअल में नगर विकसित हुए थे। तो नगर विकसित होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, नगरीय सभ्यता रखा गया। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि इस सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने क्या किया था, टिन जो यानी दो धातु थी टिन और तांबा, टिन और तांबे को मिलाकर इन्होंने तैयार किया था कांसा। तो उत्खनन के दौरान जो सबसे ज्यादा जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वो एक्चुअली में किसकी प्राप्त हुई है, कांस्य की, इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या कह दिया, कांस्य युगीन सभ्यता। तो नाम पे एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं अपने। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 5000 साल पहले जो अपने जैसे लोग थे उनका जो निवास स्थान था वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास होने के कारण जो तत्कालीन इस सभ्यता का जो उत्खनन करता थे, जो डायरेक्टर बनाए गए थे जॉन मार्शल, उन्होंने इस सभ्यता का नाम क्या रखा, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि 1921 के अंदर जो पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा था, इसलिए इतिहासकारों ने सभ्यता का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि ये भारत की पहली सभ्यता थी जिसके अंदर क्या विकसित हुए थे, नगर विकसित हुए थे। तो नगर विकसित होने के कारण इसका नाम रख दिया गया नगरीय सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि इस सभ्यता के अंदर टिन और तांबे को मिलाकर एक्चुअल में क्या तैयार किया गया था, कांसा तैयार किया गया था, इसलिए सभ्यता का नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों ये थोड़ा सा नाम पे चर्चा की अपने, अब आगे थोड़ा सा विस्तार करते हैं। यानी सभ्यता का पता सबसे पहले किसने बताया, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ, पुरातत्व डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की, और इस सभ्यता के जो स्थल है वो कौन कौन से देशों में प्राप्त हुए, कौन कौन से स्थल मेन महत्वपूर्ण है, कौन से नगर है, तो उसकी विस्तार में अपने चर्चा। इस सभ्यता के बारे में बताने वाला जो पहला व्यक्ति था 1826 में, जिसका नाम था चार्ल्स मैनसन। सबसे पहले सभ्यता के बारे में बताने वाला व्यक्ति पूछे तो आपका आंसर आएगा चार्ल्स मैनसन। इसने कौन से टीले के बारे में बताया था, इसने सबसे पहले बताया था आपको
हड़प्पा टीले के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद में क्या होता, 1853 से 1856 के मध्य कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 1853 से 1856 के मध्य कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन चलाई जा रही थी। और इसी रेलवे लाइन की जब खुदाई की गई, क्योंकि देखो रेल जो हमेशा होती है वो बिल्कुल ऐसे प्लेन चलती है बिल्कुल, क्योंकि भूमि अगर अपने देखते हैं तो भूमि हमेशा क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, तो ये कार्य किसको सौंपा गया था, एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था बर्टन ब्रदर्स कंपनी। तो इस कंपनी ने मजदूरों का आदेश दिया कि ये जो बीच में जो ऊबड़ खाबड़ टीले से है इनको क्या कर दिया जाए, प्लेन कर दिया जाए बिल्कुल। तो जब इन टीलों को प्लेन किया गया तो यहाँ से क्या निकली, मतलब इस सभ्यता की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त, और यहीं से पता चला भी कुछ ना कुछ हो सकता है भी ये जो वस्तुएं थी, क्योंकि जो वर्तमान समय के अंदर जो वस्तुएं थी उनसे किसी प्रकार का इनका मिलान नहीं किया जा रहा था, यानी ये बिल्कुल क्या थी, डिफरेंट थी। तो कहने का मीनिंग सेकंड टाइम कैसे पता चला, तो थोड़ा सा याद रखना से 1853 से 56 के मध्य कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, पर देखो पहला अगर पूछे सबसे पहले तो ये पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आपका आंसर आएगा 1826 चार्ल्स मैनसन। और कौन से स्थल के बारे में बताया था, हड़प्पा टीले के बारे में बताया था। ठीक है, चलो खुदाई कैसे हुई, 1902 में लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का तत्कालीन वायसराय था, इसने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, पूरा तात्विक विभाग। अब ये डिपार्टमेंट कौन सा होता है, पुरातात्विक विभाग, जो पुरानी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे सभ्यताएं हो गई, ताम्रपत्र हो गए, शिलालेख हो गए, ठीक है, उनका उत्खनन का कार्य करता है और उनकी रख रखाव का यानी संभाल का जो कार्य किया जाता है, उनकी केयरिंग जो की जाती है वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, जिस डिपार्टमेंट का नाम था पुरातात्विक विभाग। तो सबसे पहले जो भारत के अंदर पुरातात्विक विभाग की स्थापना कराई थी वो लॉर्ड कर्जन ने कराई थी, कब कराई थी, 1902। ठीक है, और पुरातात्विक विभाग का जो डायरेक्टर बनाया गया था, डायरेक्टर कह लिया अपने कह लिया निदेशक, तो निदेशक बनाया गया था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब कुछ भारतीयों का सहयोग लिया गया था, तो 2-3 नाम आपको याद रखने, जैसे दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी, तीसरा माधव स्वरूप वत्स, कुछ अंग्रेज की भी याद रख लो 1-2 नाम, जैसे मार्टिमर, व्हीलर, चौथा नाम, 5वां नाम अपने अर्नस्ट मेकल। तो ये कुछ जॉन मार्शल के सहयोग करता था, जिनमें 2-3 नाम तो आपको याद रखने, जैसे दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज के लिए आता है, राखलदास बनर्जी जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बताया था, तो 2-4 नाम आपको याद रखने हैं, पर मेन नाम रखना था जॉन मार्शल। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन के द्वारा की गई, तो इसका जो पहला डायरेक्टर बनाया गया था, निर्देशक बनाया गया था, वो किसे बनाया गया था, जॉन मार्शल को। ठीक है, तो देखो अब पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई, डायरेक्टर बन गया, सहयोगी मिल गए, तो सिंपल सी बात है, खुदाई करेंगे, तो खुदाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे, रेलवे लाइन कराची से लाहौर, क्योंकि कराची और लाहौर के बीच में अपना कौन सा स्थल पड़ता है, हड़प्पा। तो देखो उत्खनन कार्य शुरू हुआ और 1921 के अंदर एक पूरा बड़ा शहर खोज दिया गया, और इस शहर की खोज करी थी सबसे पहले दयाराम साहनी। तो इसलिए इस सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो एक्चुअली में हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ठीक है, अब बात करें कि ये सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई थी,
कितने देशों में थी, इसके स्थल कौन कौन से थे, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये सभ्यता यानी कहां से लेकर कहां तक फैली। उत्तर के अंदर अगर बात करें तो एक बस्ती थी मांडा, मांडा पड़ती है J&K यानी जम्मू कश्मीर। दक्षिण में इस सभ्यता का विस्तार अगर बात करते हैं, दायमाबाद, दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र। इधर बात करते हैं अगर अपने पूर्व की साइड में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर दोस्तों पड़ता है मेरठ के अंदर, और मेरठ जैसा कि पता ही है सबको यूपी के अंदर। और पश्चिमी बस्ती की बात करें अगर तो सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर पड़ता है पाकिस्तान के अंदर वर्तमान के अंदर। बस इतना याद रखना। तो कहने का मीनिंग भी इस सभ्यता का जो फैलाव था, विस्तार था, अगर इंडिया में बात करते हैं तो अगर मैप के अंदर देखते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण यानी उत्तरी जो बस्ती थी वो जम्मू कश्मीर में स्थापित हुई थी जिसका नाम था मांडा, और दक्षिण के अंदर जो बस्ती थी वो महाराष्ट्र के दायमाबाद में, और जो पूर्वी बस्ती थी वो आलमगीरपुर यानी मेरठ यूपी के अंदर, और जो पश्चिमी बस्ती का नाम था वो सुतकांगे डोर पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो ये फैली हुई थी 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो ये सभ्यता फैली हुई थी 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी जलीय सीमा भी थी। तो जलीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है? कराची से होती है, कराची से लेकर गुजरात। और जलीय सीमा बाई चांस अगर पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी, तो आपको याद रखना दोस्तों 1300 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई सिंधु घाटी सभ्यता की 1300 किलोमीटर। यानी इस सभ्यता के विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण यानी उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम के अंदर सुतकांगे डोर और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर, यानी 4 बस्तियों के नाम बताते हैं। ठीक है, तो मैप के अंदर अगर इंडिया के मैप के अंदर अपने थोड़ा सा देखते हैं, अगर मैप बनाने की कोशिश करते हैं अपने छोटा सा, तो इस सभ्यता का जो विस्तार है यानी जम्मू कश्मीर यहां से लेकर ये आपका आ गया महाराष्ट्र, और ये आलमगीरपुर, और ये आपका आ गया सुतकांगे डोर। तो कहने का मीनिंग ये सभ्यता यहां से लेकर इस तरह फैली हुई थी, इस तरह फैली हुई थी, यानी पूरे इंडिया के पूरे दक्षिणी भाग तक नहीं गई थी, ना पूर्वी भाग तक गई थी। ठीक है, ये चीज याद रखनी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें, जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तो इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो था 12,99,700 वर्ग किलोमीटर। ये कब की बात है? ये जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तब की। ठीक है, समय के साथ क्या हुआ, आज भी उत्खनन कार्य जारी है, इसका नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं वर्तमान के अंदर। तो बाई चांस अगर आपसे ये पूछे भी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्तमान का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, वर्तमान में पूछ ले तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, कई पुस्तकों के अंदर आपको ये लिखा मिलेगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये आंकड़ा भी बिल्कुल सही माना है। ठीक है, एक्यूरेट पूछे तो 12,99,700 वर्ग किलोमीटर, और लगभग पूछे एक्यूरेसी के अंदर तो आपको ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, और वर्तमान के अंदर पूछे तो यह साइड में लिखता हूं, वर्तमान के अंदर वर्तमान का क्षेत्रफल, तो वर्तमान का क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे नए स्थल वर्तमान में खोजे जा रहे हैं, 2020 की बात करते हैं तो 2020 के अंदर अभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक नया स्थल खोजा गया हरियाणा के अंदर। 2018 के अंदर 2 बड़े नए स्थल खोजे गए थे यूपी के अंदर, जिनका नाम भी बता देता हूं। एक का नाम था बड़ा गांव और दूसरे का नाम था हुल्लास। तो ये नवीनतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो 2018 में कहां खोजे गए थे, यूपी के अंदर, बड़ा गांव और हुल्लास। और 2020 का अगर बाई चांस किसी करंट के अंदर पूछा जाए वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहां खोजा गया है,
तो आपका आंसर आएगा हरियाणा स्टेट का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? मतलब इस सभ्यता का विस्तार मतलब कहाँ से कहाँ तक लेकर। ठीक है, जैसे अपने एक मकान होता है, घर होता है, घर का भी क्षेत्रफल होता है उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। उसी प्रकार इस सभ्यता के बारे में बताया कि उत्तर तक ये सभ्यता कहाँ से, यानी शुरुआत कहाँ से होती है, जम्मू कश्मीर और नीचे है महाराष्ट्र, पश्चिम में कांगेडोर और पूर्व के अंदर आलमगीर। लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर, नहीं सॉरी 1400 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर। और जलीय सीमा की बात करते हैं अपने तो कराची से शुरुआत होती है और गुजरात तक जाती है, और कितने किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करें, जब इस सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, जब इसका क्षेत्रफल था 12,99,700 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान में अगर पूछे तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि समय के साथ सभ्यता का उत्खनन कार्य आज भी जारी है, खोजकर्ता आज भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसी का नतीजा ये कि 2020 के अंदर जो नवीनतम स्थल खोजा गया इस सभ्यता का वो हरियाणा के अंदर है। 2018 के अंदर 2 बड़े महत्वपूर्ण स्थल मिले थे अपने को उत्तर प्रदेश यानी यूपी से, तो एक का नाम बड़ा गांव और दूसरे का उल्लास। ठीक है दोस्तों, अभी अपने इस पर चर्चा होगी। अब ये सभ्यता कितने देशों के अंदर फैली उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी? नंबर 1, कौन कौन सी स्टेट के अंदर? एक सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, गुजरात। सेकंड, राजस्थान। तीसरा, महाराष्ट्र। चौथा, पंजाब। पांचवा, हरियाणा। छठा, यूपी। और सातवां, जम्मू कश्मीर। तो भारत के 7 राज्यों से अब तक इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक स्थल बाय चांस पूछ ले तो आपका आंसर आएगा, सर्वाधिक स्थल कौन से स्टेट से मिले? गुजरात से। ठीक है दोस्तों, तो भारत के अंदर अगर पूछते तो कितने स्टेट? 7। तो क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आ जाता है, वो क्वेश्चन एक अभी थोड़े दिन पहले रेलवे के अंदर पूछा था, उसने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं मिले। तो उसने क्या किया था, 3 तो इसमें दे दिया था और एक साइड में से दे दिया था। तो आपको दोस्तों याद रखना है 7 स्टेट, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए टोटल कितने हुए? 7 राज्यों से मिले। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कुछ मेन शहरों के नाम आप लोगों को बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नौसारो, बालाकोट। ये काफी चर्चा में रहा था, शायद आपको याद होगा। बालाकोट स्ट्राइक हुई थी यहाँ पे बालाकोट के अंदर। ठीक है, तो बालाकोट आज से 5000 साल पुराना शहर था सिंधु घाटी सभ्यता। बालाकोट के पास में एक छोटा सा शहर और है डाबरकोट। इसके बाद में छोटे छोटे शहर है, डेरा, इस्माइल, चक, कुर्बानी, जलीलपुरा, एक 10 कर देते हैं चलो पूरे, जुदीर दड़ो, और एक और चंगू। और भी स्थल प्राप्त हुए, परंतु ये मेन स्थल है जो कहां से मिले? पाकिस्तान से मिले। ठीक है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नौसारो, बालाकोट, डाबरकोट, डेरा इस्माइल, चक पुरवानी, जलीलपुरा, जुदीदड़ो और चंगू। तीसरे देश की बात करेंगे अपने, तो तीसरा देश आपका आता है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल प्राप्त हुए सभ्यता के, तो दोनों के नाम याद रखने आपने। एक का नाम है मुंडीगा और दूसरे का नाम है सोर्त गुई।
मुंडिका को सौंप दी। तो देखो 3 देशों से इसके स्थल प्राप्त हुए हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में स्टेट पूछे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के अंदर पूछे तो पाकिस्तान के अंदर मेन स्थल मैंने आपको बता दिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोसारो, बालाकोट, टाबरकोट, डेरा इस्माइल, चकपुरवानी, जलीलपुरा, जुबीरगढ़ो और चंदगढ़ो। अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल मिले अपने, मुंडिका और सौंतगढ़। तो ये कुछ स्थलों के बारे में उन्होंने अभी तक बात करी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो इस सभ्यता के अंदर स्थल तो बहुत खोजे गए, परंतु नगर की जो संख्या दी गई है वो केवल 7 शहरों को दी गई है। सबसे पहले वही 7 शहर करने, क्योंकि जो 90% क्वेश्चन आते हैं अगर किसी स्थल से पूछे जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा वो इन्हीं नगरों से आते हैं। तो सबसे पहला आपने वैसे चलाना है, चला दो। तो सबसे पहला स्थल करेंगे अपने हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा। तो हड़प्पा है कहां पे भी बता के हटाऊंगा आप लोगों को। हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? तो दोस्तों याद रखना आपको, रावी नदी। उत्खनन करता यानी खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता मैंने अभी बताया था आपको, खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी। सहयोगी क्यों कौन थे इनके, अगर बाई चांस पूछ ले? सहयोगी व्यक्ति तो नाम आएगा माधो सबरू वत्स। तो सबसे ज्यादा ये पूछा गया हड़प्पा की खोज किसने की है? तो आपका आंसर आएगा दयाराम साहनी। ठीक है, नदी पूछे तो रावी। ठीक है, और सहयोगी व्यक्ति पूछे तो माधो सबरू। ठीक है, पाकिस्तान में बाई चांस अगर जिला पूछ ले तो जिले का नाम भी याद रख लेना आप दोस्तों। तो वर्तमान में जिला है शाहीवाल। तो पाकिस्तान के कौन से जिले में स्थित है हड़प्पा? शाहीवाल जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखो हड़प्पा एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी थी। देखो 3 राजधानी, प्रथम राजधानी हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो और तीसरी थी कालीबंगा, और एक औद्योगिक राजधानी भी थी। ठीक है, तो उस पर भी अपने चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी, सहयोगी व्यक्ति जो थे माधव सबरू वत्स, नदी पूछे तो रावी नदी, जिला पूछे तो वर्तमान में शाहीवाल। ठीक है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, अब मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा से पूछ रहे हैं मेन इसकी विशेषता यानी उत्खनन के दौरान यहाँ से क्या प्राप्त हुआ एक्चुअली, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो उत्खनन के दौरान यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। तो देखो हड़प्पा सबसे पहले देखो, यानी यहाँ पे अपने लिख देते हैं महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो देखो सबसे पहले यहां से आपको श्रमिक बस्ती या अपने क्या कह सकते हैं मजदूर बस्ती के आवास प्राप्त हुए। श्रमिक या मजदूर बस्ती के आवास। सेकंड, यहां से अन्नागार प्राप्त हुए। अन्नागार समझते हो? अन्नागार यानी अनाज का भंडारण करने वाला, अनाज का भंडारण करने के लिए। तीसरा बात करें, यहां से फसल पूछ ले बाई चांस तो गेहूं प्लस
जो। और अनाज कूटने के, क्योंकि पहले मशीनें हुआ नहीं करती थी, तो अनाज कूटने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? अनाज कूटने के यहाँ से प्राप्त हुए चबूतरे प्राप्त हुए। देखो एक चीज, मतलब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। मजदूरों की बस्ती मिली, तो मजदूर का क्या कार्य किया करते थे? अनाज कूटने का। अनाज कौन सा था? गेहूं और जौ। ठीक है, चलो तो देखिए सबसे पहले फिर एक चीज दूसरे कंटेंट से जुड़ी हुई है। तो श्रमिक बस्ती यानी मजदूर बस्ती के आवास को मजदूर क्या कार्य किया करते थे? अनाज कूटने का। अनाज कौन सा कूटते थे? गेहूं और जौ। और इस गेहूं जौ को रखने के लिए क्या प्राप्त हुआ? नागर। तो चार विशेषता एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो आपको याद रखने में इजी। ठीक है, अब और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? नंबर 5, यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है R37 नामक, क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कब्रिस्तान मिला है तो सिंपल सी बात है, कब्रिस्तान के अंदर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हड्डियां मिलेगी। ठीक है, तो हड्डियां किसकी मिली है यहाँ पे? ये सिंपल सी बात है, मानव कंकाल। मानव कंकाल तो मिलेगा, तो मानव कंकाल के साथ यानी मानव कंकाल के साथ बकरे की हड्डियां मिली, या बकरे का अस्थिपंजर कह सकते हैं, बकरे की हड्डियां भी प्राप्त। तो देखिए कब्रिस्तान मिला, तो कब्रिस्तान से क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, हड्डियां मिलेगी। तो हड्डियां मानव की मिलेगी, परंतु मानव के साथ एक विशेष बात है, बकरे की हड्डियां प्राप्त। ठीक है, अब देखो कब्रिस्तान के अंदर लोगों को दफनाया जाता है, तो दफनाने का कार्य किसमें किया जाता है? हमेशा ताबूत के अंदर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए? ताबूत। ताबूत कौन सी लकड़ी के हैं? तो ताबूत मिले आपको देवधर, देवधर लकड़ी के ताबूत। ठीक है, 7 नंबर विशेषता। 8 नंबर अगर विशेषता की बात करें, यहां से एक तांबे की क्या प्राप्त हुई है? इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इक्का गाड़ी यानी रथ टाइप के अंदर कोई गाड़ी नहीं। 9 नंबर विशेषता की बात करते हैं, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे। अभिलेखों के ऊपर यानी चर्चा करेंगे। मोहरे मतलब कौन कौन सी प्राप्त हुई है? वर्गाकार, आयताकार, वो बाद का टॉपिक है, परंतु यहाँ पे याद रखना कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई। 10 नंबर की विशेषता यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से एक पौधा, एक मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी स्त्री की मूर्ति है, तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाएगा। पौधा निकलता हुआ दिखाएगा, यानी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति स्त्री की है, ठीक है, और स्त्री की मूर्ति से क्या निकलता हुआ दिखाएगा? पौधा निकलता हुआ दिखाएगा। तो ये कुछ मेन विशेषताएं हैं, जैसे मजदूर बस्ती के आवास, अन्नागार, गेहूं जौ के शख्स है, अनाज कूटने के चबूतरे, R37 नामक कब्रिस्तान, मानव कंकाल के साथ बकरे की हड्डियां, ताबूत, लकड़ी के बने हुए ताबूत, देवधर लकड़ी के तांबे की कगाड़ी, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई जिसके गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखाया गया? पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हड़प्पा की कुछ मुख्य विशेषताएं जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा, अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।